Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the functioning of kidney. So dear students, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि how the kidney functions. So my dear students, हमने प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन डिटेल से देखा, थोड़ा सा उसको रिव्यू करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ द किडनी, और ये एज पर द बोर्ड ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं कि नेफ्रॉन के पार्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं. नेफ्रॉन, द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. About 1 million nephrons are present in each kidney. So my dear students, nephron इसके दो parts हमने पढ़े थे, the renal corpuscle and the renal tubule. Renal corpuscle further आगे दो parts पे divided है, that is the glomerulus and the Bowman's capsule. Glomerulus इसके अंदर tuft of capillaries है, और Bowman's capsule it is a cup shaped swelling that is surrounding the glomerulus. So my dear students, यहाँ से बोमन्स कैप्सूल के बाहर उसके बाद स्टार्ट होता है द फर्स्ट पार्ट, द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन विच इज़ कॉल्ड एज द रीनल ट्यूब्यूल. रीनल ट्यूब्यूल की हमने बात की थी कि तीन पार्ट्स होते हैं, द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, द लूप ऑफ हेनले एंड द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. और लूप ऑफ हेनले के फर्दर आगे दो पार्ट्स हैं, द डिसेंडिंग लिम्ब एंड द असेंडिंग लिम्ब. और माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इफरेंट आर्टेरियोल फर्दर डिवाइड करके इट इज़ मूविंग अराउंड द ट्यूब्यूल्स. जो ये ट्यूबुलर पोर्शन है उसके गिर्द अपने ब्रांचेस दे रहा है. इन ब्रांचेस को हम कहते हैं द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन, क्योंकि इन्हीं के अंदर होनी है रीअब्जॉर्प्शन. माय डियर स्टूडेंट्स, इसके प्रोसेस को समझने से पहले यूरिन फॉर्मेशन के दो टर्म्स उनको पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ. एक टर्म है दैट इज़ रीअब्जॉर्प्शन और दूसरी है सेक्रेशन. रीअब्जॉर्प्शन माय डियर स्टूडेंट्स कहलाता है जब भी नेफ्रॉन में से कोई चीज़ निकलकर, कोई भी केमिकल नेफ्रॉन में से निकलकर और एंटर हो जाएगा इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, इसे कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन. और दूसरा दैट इज़ सेक्रेशन. सेक्रेशन इसके ऑपोजिट है, जब इन ब्लड वेसल्स में से कोई चीज़ निकलकर और नेफ्रॉन के अंदर ऐड हो जाएगी, इसे कहते हैं सेक्रेशन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इनका कंसेप्ट क्लैरिफाई हो गया. अब हम चलते हैं द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी, यानी कि नेफ्रॉन्स किस तरह से या किडनीज किस तरह से यूरिन फॉर्मेशन करती हैं. सो ये तो हम बेसिक बात कर रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन. एक्चुअली इसके पीछे जो हिडन कॉन्सेप्ट है कि यूरिन ऐसा क्यों बनाया जाता है, यूरिन फॉर्मेशन क्यों की जाती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ बेसिकली द एक्सक्रीटरी प्रोसेस, जिसमें हमारी बॉडी के अंदर बनने वाले बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट जो मुसलसल बन रहा है उसको बॉडी से रिमूव किया जाता है. क्यों? क्योंकि अगर ये मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर रहा, हमारे ब्लड के अंदर शामिल रहा, सो इट लीड्स टू वेरियस डिसऑर्डर्स. चल के आगे हल्की सी बात करेंगे एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द फंक्शनिंग ऑफ किडनी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, फंक्शनिंग ऑफ किडनी तीन मेजर स्टेप्स में होती है. द फर्स्ट स्टेप इज प्रेशर फिल्ट्रेशन, द सेकेंड स्टेप इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, एंड द थर्ड एंड द फाइनल स्टेप इज द ट्यूबुलर सेक्रेशन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए इनको टर्न बाय टर्न इनको डिस्कस करते हैं. Let's look on the first step, that is pressure filtration. तो थोड़ा इसके नाम पे गौर करें. प्रेशर का मतलब यहाँ पर ब्लड प्रेशर से लिया जा रहा है, और फिल्ट्रेशन आप पढ़ चुके हैं ग्रेड 9 के अंदर कि जब भी ब्लड वेसल्स में से गुजरता है एक प्रेशर के ज़रिए, तो ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होती हैं, जो सेल से बनती हैं, उनमें से उनकी सेमी परमिबल मेम्ब्रेन में से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस प्रेशर की वजह से निकल कर और साइड्स पर हो जाते हैं. वो टिश्यूज़ में जा सकते हैं, वो ब्लड वेसल्स में जा सकते हैं, वो किसी और हिस्से में भी जा सकते हैं. सो इसे कहते हैं फिल्ट्रेशन, यानी कि छोटे मॉलिक्यूल्स का एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जाना, दैट इज़ कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन. जैसा कि आप
पहले भी पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बड़े और छोटे मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए ऐसा किया जाता है। और सेम यही प्रोसेस हमारे ब्लड में भी हो रहा होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेशर फिल्ट्रेशन में क्या होगा, हमारी किडनीज के अंदर जो ब्लड एंटर हो रहा है दैट इज थ्रू द रीनल आर्टरी। याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि किडनीज के अंदर ब्लड किस ब्लड वेसल के जरिए एंटर होता है, थ्रू द रीनल आर्टरी। और माय डियर स्टूडेंट्स, रीनल आर्टरी डिवाइड करती है छोटी ब्रांचेस के अंदर जिनको कहा जाता है रीनल आर्टेरियोल्स। और रीनल आर्टेरियोल्स आगे दो तरह की हैं जो हमने प्रीवियसली भी स्ट्रक्चर में भी देखा, एक है आफरेंट आर्टेरियोल और दूसरी है इफरेंट आर्टेरियोल। जो आफरेंट आर्टेरियोल है वो ब्लड एंटर करेगी इनटू द ग्लोमेरुलस और द बोमेंस कैप्सूल, और वहां से ग्लोमेरुलस से ब्लड लेकर निकलेगी द इफरेंट आर्टेरियोल। कि ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज होती हैं उनकी वॉल्स अल्लाह ताला ने पोरस बनाई हैं, उनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। ये वाहिद इस जगह पर ऐसा है और किसी भी कैपिलरीज के अंदर ऐसा नहीं होता। ये वाहिद नेफ्रॉन की कैपिलरीज हैं जो कि ग्लोमेरुलस के अंदर मौजूद हैं। इनके अंदर बड़े बड़े सुराख होते हैं और इन पोर्स में से, चूँकि ब्लड प्रेशर से आ रहा है, तो इन पोर्स में से जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि सॉल्ट्स, जैसे वाटर, जैसे कोई नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, लाइक एमोनिया, इस तरह के जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे वो यहाँ से निकलेंगे एंड दे विल एंटर इनटू द बोमेंस कैप्सूल। बाकी माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर याद रखिएगा ब्लड में आने वाले और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स लाइक आरबीसीज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ से स्किप नहीं कर पाएंगे। ये ग्लोमेरुलर की कैपिलरीज में से, यानी जो ग्लोमेरुलस की वॉल्स हैं उसमें से नहीं निकल पा सकते, बिकॉज कि इनका जो साइज है इन ब्लड सेल्स का और इन प्रोटीन्स का वो उनके पोर साइज से बड़ा होता है। तो इसी वजह से ये बड़े पार्टिकल्स होने की हैसियत से ये ब्लड वेसल में ही रहेंगे, जबकि छोटे पार्टिकल्स यानी वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स ये वहाँ से निकलकर और बोमेंस कैप्सूल में एंटर हो जाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको प्रेशर फिल्ट्रेशन समझ आई। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि जो चीज़ें यहाँ से निकली ग्लोमेरुलस में से ड्यू टू प्रेशर फिल्ट्रेशन और कहाँ पर एंटर हो गई, इनटू द बोमेंस कैप्सूल। अब जो चीज़ें बोमेंस कैप्सूल में मौजूद हैं इस वक्त, उनको हम कहते हैं द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट regarding the short questions that what is glomerular filtrate. So glomerular filtrate, my dear students, it is the collection of chemicals which has been removed from the glomerulus. जो चीज़ें ग्लोमेरुलस की वॉल्स में से निकलकर और बोमेंस कैप्सूल में एंटर हो चुकी हैं उन्हें हम कहते हैं द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और आगे इसमें थोड़ी बहुत कंपोजिशन भी आप बता सकते हैं, जैसा कि हमारे बुक में भी लिखी हुई हैं। इसमें सॉल्ट्स हैं, इसके अंदर ग्लूकोज है, इसके अंदर यूरिया मौजूद है, इसके अंदर कुछ मिनरल्स हैं, इसके अंदर एमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। सो दैट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। सो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक ऑन द सेकंड स्टेप, and that is very very important and very very selective. Yes my dear students, the second step is called as the selective reabsorption. तो आपने my dear students सोचा कि यहाँ पर हम absorption क्यों नहीं कह रहे, reabsorption क्यों कह रहे हैं? तो my dear students, reabsorption इसलिए कह रहे हैं कि ये दोबारा से absorb हो रहे हैं। फर्स्ट absorption कहाँ पर हुई थी, थोड़ा सा क्लिक करें अपने माइंड को। Yes my dear students, आपने प्रीवियस ग्रेड में पढ़ा कि ड्यूरिंग डाइजेशन तो ये जो से मिनरल्स हैं और ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से वहाँ से ये एब्जॉर्ब होकर ब्लड में शामिल हुए थे और यहाँ से ये ब्लड से निकलकर आ रहे हैं टू द बोमेंस कैप्सूल। अब यहाँ से इनकी होनी है दोबारा से एब्जॉर्प्शन। पहले एक दफ़ा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से हो चुकी, अब ये दोबारा एब्जॉर्ब होने वाले हैं, इसलिए हम इनको इस प्रोसेस को कहते हैं द रीएब्जॉर्प्शन। तो ये बहुत सिलेक्टिव है, जैसा कि इसका नाम से जाहिर है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सो आइए माय डियर स्टूडेंट्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है। सो आफ्टर एंटरिंग इनटू द फर्स्ट ट्यूबुलर पार्ट, द फर्स्ट ट्यूबुलर पार्ट इज कॉल्ड एज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने कभी यहाँ पे गौर किया कि इसको हम प्रॉक्सिमल
और कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्यों कह रहे हैं? सो प्रॉक्सिमल ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है जो कि सेंटर के करीब होगा। किसी भी सेंटर के करीब वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल। दैट इज अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी। लेट्स सपोज जैसे कि मैं कहता हूं ये मेरा शोल्डर ज्वाइंट है एंड दिस इज माय एल्बो ज्वाइंट। अगर शोल्डर और एल्बो को कंपेयर करूं तो शोल्डर ज्वाइंट जो है ये प्रॉक्सिमल है, ये मेरी बॉडी के सेंटर से करीब है, और एल्बो ज्वाइंट जो है ये थोड़ा सा दूर है, तो इसको हम कहते हैं डिस्टल। डिस्टल डिस्टेंस से याद रखिएगा, डिस्टेंस मतलब फासले पे। तो प्रॉक्सिमल का मतलब हुआ कि ये सेंटर के करीब है, यानी बोमन्स कैप्सूल के करीब है। कॉन्वोल्यूटेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स आपने स्ट्रक्चर में भी देखा, हमने ड्रॉ भी किया था, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये जो ट्यूबुलर पोर्शन है, द फर्स्ट पार्ट जिसको हम प्रॉक्सिमल पार्ट कह रहे हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट अवे नहीं है, बल्कि जैसे थोड़ा सा टेढ़ा है। इस वजह से इसको हम कहते हैं कॉन्वोल्यूटेड। एंड ट्यूब्यूल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ट्यूब है, और ट्यूब की छोटी फॉर्म को हम कहते हैं ट्यूब्यूल। सो माय डियर स्टूडेंट्स आपको पता चला कि इसमें हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्यों कह रहे हैं, या शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको कहा था PCT। सो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स 3 से 4 चीज़ें जो मेजर जो रीअब्सॉर्ब होनी है, उसमें ग्लूकोज, उसमें सॉल्ट और वाटर, और यहाँ पर 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे। द फर्स्ट वन इज ऑस्मोसिस, द सेकेंड वन इज डिफ्यूजन, एंड द थर्ड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स देखते हैं कैसे यहाँ पर होगी सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन इस पहले हिस्से के अंदर। सो माय डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पर ग्लूकोज यहाँ से मूव कर कर जाएगी टू द रीअब्सॉर्ब होगी इन कैपिलरीज के अंदर, जिनको हमने नाम दिया था पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और कुछ सॉल्ट्स यहाँ से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं ब्लड वेसल के अंदर, यानी कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर। और जैसे जैसे सॉल्ट जा रहे हैं तो आपको पता है साल्ट और वाटर का आपस में पुराना रिश्ता है, जहाँ सॉल्ट ने जाना है वहीं पे वाटर ने भी जाना है। तो यहाँ पर जैसे सॉल्ट मूव करेगा तो थोड़ा बहुत पानी उसको फॉलो करता हुआ ऑस्मोसिस के जरिए पीछे चला जाएगा इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो आप माय डियर स्टूडेंट्स आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हुई है। यहाँ पर यूरिया को या दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट को जैसे यूरिक एसिड या एमोनिया, इनको रीअब्सॉर्ब नहीं किया गया। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। उसके बाद जो फिल्ट्रेट बचता है दैट गोज डाउन टू द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले को अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाया है, इसकी वॉल्स को इस तरह से बनाया है कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ वाटर ही निकल सकता है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ यहाँ से मूव नहीं कर सकती। बाकी तमाम चीज़ों के लिए ये इम्परमिएबल है, सिर्फ यहाँ से वाटर ही निकल सकेगा। तो यहाँ से वाटर निकलेगा और इसके बाहर मौजूद जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं वहाँ से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद ये फिल्ट्रेट मूव करता है टू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले को अल्लाह ताला ने इस तरह से बना डिज़ाइन किया कि इसमें से सिर्फ सॉल्ट्स या मिनरल्स और ख़ुसूसन सोडियम आयंस वगैरह इस तरह के जो आयंस हैं वही सिर्फ पास कर सकते हैं। ये इम्परमिएबल है टू द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से आयंस रीअब्सॉर्ब होंगे, सॉल्ट्स रीअब्सॉर्ब होंगे फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। अब माय डियर स्टूडेंट्स असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले आगे कंटिन्यू होता है और आगे आप पहुँच जाते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब जो फिल्ट्रेट आहिस्ता आहिस्ता ये सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन के जरिए चीज़ें रीअब्सॉर्ब होती जा रही हैं, जो कारामद चीज़ें हैं, जो यूजफुल मटेरियल है वो रीअब्सॉर्ब होता जा रहा है और बाकी ऊपर की तरफ मूव करता चला जा रहा है। अब जैसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पहुंचते हैं उसके गिर्द भी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के गिर्द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, यहाँ पर मज़ीद पानी रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा और अल्टीमेटली बाकी जो कुछ बच गया, अब जो कुछ इसके अंदर मौजूद है उसे हम कहेंगे यूरिन। माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर यूरिन को भी डिफाइन करना सीख लीजिए कि यूरिन कहते हैं द 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड एंड रिमेनिंग 1% इज कॉल्ड एज यूरिन। और वो फिल्ट्रेट मूव करके जाएगा एक कॉमन डक्ट के अंदर जिसे हम कहते हैं द कलेक्टिंग डक्ट या जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यहाँ पर बहुत सारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आकर ड्रेन कर रही हैं। फिर यहाँ से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आगे ओपन होती है इनटू द पेपिलरी डक्ट्स और पेपिलरी डक्ट्स आगे एंटर हो रही हैं इनटू द रीनल पेल्विस। सो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स यूरिन फॉर्मेशन होती है। और लास्ट स्टेप, द फाइनल स्टेप ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज
द ट्यूबुलर सेक्रेशन। सो माय डियर स्टूडेंट, ये रीअब्जॉर्प्शन नहीं है बल्कि ये सेक्रेशन है। तो यहाँ पर क्या होना है कि ब्लड वेसल से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है जो हमारे ब्लड के अंदर शामिल हुआ उसको रिमूव करके और नेफ्रॉन के अंदर एंटर किया जाएगा, लाइक यूरिया, लाइक क्रिएटिनिन या लाइक यूरिक एसिड। तो यहाँ से ब्लड वेसल में से निकालकर और नेफ्रॉन के अंदर ऐड किया जा रहा है ताकि वो यूरिन का हिस्सा बन सके। ये माय डियर स्टूडेंट्स किस लिए किया जा रहा है? टू बेसिकली टू एडजस्ट द पीएच ऑफ द ब्लड। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि पीएच ऑफ ब्लड कितनी होती है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 7.35 टू 7.45। तो जैसे ही इस रेंज में वो पीएच मेंटेन हो जाएगी, सिर्फ उतना ही नाइट्रोजनस वेस्ट या आयंस वो नेफ्रॉन के अंदर ऐड कर दिए जाएंगे। एंड दिस इज हाउ द किडनी फंक्शंस एंड फॉर्म्स द यूरिन। और एक और बात याद रखिएगा कि एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर एक दिन में तकरीबन वो 1.4 लीटर यूरिन बनता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमारे किडनीज किस तरह से यूरिन बनाने में हमारी मदद करते हैं और किस तरह से हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़।